हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग RO 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 फरवरी के दिन, उन्हीं एग्ज़ाम से संबंधित हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हिस्ट्री में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों से अधिकतर ये जो क्वेश्चन हैं बने हैं आज ये प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में भी चर्चाएं की जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कि क्या है प्रश्न। तो पहले प्रश्न की अगर बात कर ली जाए तो पहला प्रश्न कह रहा है कि हड्डियों से निर्मित, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वर्ड्स दिखाई दे। तो क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखहिया से, चोपनी मांडो से। तो देखिए अगर हड्डी से निर्मित आभूषण की बात कर ली जाए तो ये जो है मध्य पाषाण काल की अगर बेसिकली बात कर ली जाए तो 3 जगह से मिले हैं। ठीक है, एक तो सराय नाहर राय से मिला है और दूसरा महदहा से भी मिला है। तो ये जो है आयोग ने दोनों जो है कि ऑप्शंस एक ही क्वेश्चंस में डाल दिए हैं, इसलिए आयोग ने पहला और दूसरा इसका आंसर माना है। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसका आंसर सही, यानी कि पहला और दूसरा। और 3 जगह से बात हुई थी। तो जो पहली बात कर लीजिए, महदहा कहाँ पड़ता है? तो महदहा उत्तर प्रदेश यानी कि प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है महदहा। और हड्डियों से निर्मित आभूषण 3 जगह से मिले थे जो मैंने पहले बताया। तो एक तो सराय नाहर राय से, एक महदहा से, एक दमदमा से था। कहाँ से था? दमदमा से था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब बात कर ली जाए मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से शुरू हुई और सबसे पहला पशु जो पाला गया वो था कुत्ता, जो कि आप जानते हैं और ये बहुत ही बेसिक है और कम ही आशा है कि ऐसे प्रश्न बनेंगे। कुछ ही प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो बहुत ही ईजी होंगे। तो हाँ, ये सबको पता है। और देखिए अगर हड्डियों की बात कर ली जाए तो हड्डी से निर्मित आभूषण तो यहाँ से 3 जगह से मिले थे, महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा से। लेकिन मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी जो कंकाल मिला है वो बुर्ज होम से मिला है, बुर्ज होम से। और ये बुर्ज होम कहाँ है? वो है जम्मू कश्मीर में। एक प्लस पॉइंट आप और देख लीजिए कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन। ठीक है, अब जैसे आप जानते हैं कि किसी भी हर एग्ज़ाम्स के जो लैंग्वेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये एक प्रशासनिक सेवा है, तो इसमें थोड़े से लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो है 9 पाषाण काल में हुआ था। ये आप याद कर लीजिएगा, 9 पाषाण काल। आपके लिए क्वेश्चन है कि चिल्कुलिथ किस काल को कहा जाता है, ये आपके लिए। ठीक है ना। और बात कर लीजिए कि क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि भारतीय महाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यानी कि भारतीय महाद्वीप में, यानी कि भारत में। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो भारत की बात कही गई है। ठीक है, पूरे भारत महाद्वीप की बात कही गई है। तो पहला तो चावल और गेहूं दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल और गेहूं दोनों के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं का जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से। और आप बता सकते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। इस टाइम की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में। ठीक है, और चावल का साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। और लहुरा देव कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। ठीक है, चलिए ये रहा फिलहाल पहले का जो आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस जो हैं क्वेश्चन के हिसाब से सही हैं। आगे है कि देखिए कथन और कारण से इस तरह से प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं और ये बहुत ही नवीनतम ऐसे प्रश्न जो हैं अलग पूछे गए हैं, ऐसा कि आप लोगों ने अधिकतर जो है एग्जामों में देखा होगा। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर या आर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ए से असर्शन, आर से रीजन, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। तो अभिकथन कहा जा रहा है। इस प्रश्न को हल करने का मतलब है कि जो अभिकथन है वो आर से कितना सही है और कितना इसकी व्याख्या कर रहा है, इस प्रकार से होता है।
जो है अभिकथन कहा जा रहा है कि असर्शन कहा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, वहाँ से रहना और चीज़ों को करना शुरू किया गंगा घाटी के। ठीक है, ये असर्शन है यानी कि अभिकथन है। कारण क्या बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये जो बात है ये कहाँ से सिद्ध होती है, वो सिद्ध होती है कि जी आर शर्मा इन्होंने किस चीज़ की खोज की और कहाँ से खुदाई करना शुरू किया। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। तो इन्होंने ये चीज़ को क्या है कहा था कि गंगा घाटी में शुष्कता की वजह से यहाँ का जलवायु परिवर्तन हुआ और लोग विंध्य क्षेत्र से पाषाण युगीन में लोग चले गए। ठीक है, यानी कि अपनी जगह चेंज की उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा कि निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। अमरावती किस राज्य में, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और तीसरे की सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि आप जानते हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं आप प्रचलित हैं, आप जानते हैं। यहाँ ये जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिला में, रायसेना जिला में। और ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, ये रही बेसिक बात। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में ही छोटे हथियारों का प्रयोग किया गया। ठीक है, मध्य पाषाण काल की ही बात हो रही है। मध्य पाषाण काल में ही छोटे हथियारों का प्रयोग किया गया और अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, लोगों ने अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी कि 16 संस्कार की शुरुआत की और हड्डियों के आभूषण भी यहीं से मिले हैं मध्य पाषाण काल से, जो कि अभी पहले ऑप्शन में हम लोगों ने जो है कि जगह के स्थल के हिसाब से देखा था, स्थान के हिसाब से, और यहाँ पे काल के हिसाब से हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो क्या है, प्राग ऐतिहासिक से संबंधित है, ये बात रही। आगे देखते हैं, यानी कि तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर, महदहा। तो देखिए चौथे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहले तो महदहा आ जाता है। महदहा कहाँ है, यूपी में है, आपने जाना। ठीक है, और उसके बाद लेखहिया है, उसके बाद पैसरा है, उसके बाद बीरभानपुर है। ठीक है, और देखिए महदहा जो है, महदहा यूपी के प्रतापगढ़ में है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी बात करी। ठीक है, लेखहिया यूपी के मिर्ज़ापुर में है। किस में है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मैं डिटेल बता दे रही हूँ, अगर आप मैपिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप इसको समझ लेंगे। और यूपी के बगल में ही क्या है, बिहार है, तो पैसरा जो है वो बिहार से संबंधित है, बिहार में है। बीरभानपुर की बात कर ली जाए तो ये पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से। तो सबसे लास्ट में जो है क्या है, पश्चिम बंगाल ही पड़ेगा। और ये जो यूपी तो ये स्थान जो है निकट है, यूपी में ही है। उसके बाद बिहार में ये थोड़ी सी दूरी पे, और सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, कि चौथा, दूसरा और पहला, तीसरा, इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि स्थान के यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये जो चीज़ें हैं इनको मिलाना है वो किस किस नदी पे थी, ये वाली बात है। ठीक है, और हड़प्पा की बात कर ली जाए तो इसकी खुदाई करने वाले दयाराम साहनी हैं। कौन है, साहनी जी हैं, दयाराम साहनी हैं। और बात कर ली जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी से लगी हुई थी,
हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ है, ठीक है ना। पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं और हड़प्पा के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं कि हड़प्पा क्या है और किस प्रकार से चीज़ें हैं हड़प्पा में, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने बात कर ली कि जो है दयाराम साहनी इसके खोज करता है और ये पाकिस्तान के कौन से नदी में है, रावी नदी में है। कौन सी नदी में है, रावी नदी में है। तो ये तो सही हुआ, यानी कि पहले का तीसरा सही हुआ, ठीक है, ये पहले का तीसरा है। उसके बाद जो है कि कालीबंगा, कौन सा, कालीबंगा, कालीबंगा का जो है घग्घर है, घग्घर नदी पे हो जाएगा, ये दूसरे का हो गया, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि लोथल की, तो लोथल की बात कर ली जाए यानी कि तीसरे का, तो ये भोगवा नदी पे है। किस नदी पे, भोगवा नदी पे। और रोपड़ की बात कर ली जाए तो ये सतलज नदी पे है। तो इस तरह से बातें हुई, यानी कि हड़प्पा का रावी नदी पे तीसरा हो गया, तो तीसरे की शुरुआत है यहाँ से, यही ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली करना है, ठीक है, उस टाइम में आप पूरी तरह से केयरफुल होके करें। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार की पुरातत्व स्थल से पाया जाए, किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो देखिए विशाल स्नानागार की बात हो रही है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा कि मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी वजह से इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर यही, ठीक है। बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो युद्ध का प्रतीक माना जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है मृतकों के टीले मिले हैं, ठीक है, एक ही जगह बहुत से जो है मृतकों के शव मिले हैं, तो क्या हड्डियाँ मिली हैं, तो ये युद्ध का प्रतीक माना जाता है कि यहाँ पे युद्ध पहली बार जो है वो हुआ होगा या युद्ध होने की संभावना थी। तो पशुपति की मूर्ति, पशुपति जिन्हें कहा जाता है शिव, यानी कि उस समय में शिव को पूजा जाता था, तो पशुपति की मूर्ति मिली है। और बात कर ली जाए कि तांबे का ढेर मिला है यहाँ पे, किस चीज़ का, तांबे का ढेर मिला है। और बात कर ली जाए तो पुरोहित आवास मिला है, सभागार मिला है, ठीक है, सभागार मिला है, और चौड़ी सड़कें हैं यहाँ की। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता की सभ्यता जो कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की, वो नगरीय थी, ठीक है ना, नगरीय थी। और मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके खोजकर्ता कौन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस नदी पे है ये भी बताएं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है कि कहाँ कहाँ कृषि हुई, कौन से अन्य उपजना शुरू हुए, ठीक है, और कहाँ कहाँ से जो है क्या उनके जीवन यापन करने का तरीका क्या था, और किस प्रकार से वो अपने जीवन यापन करने को, आर्थिक स्थिति को कहाँ से मजबूत करते थे, या उद्योगों से, ठीक है। तो चौथा हो जाएगा बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा बिना सोचे समझे, चारों ऑप्शन सही हैं। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, थाया है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। आठवें के पहले सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तो तीसरा है, धौलावीरा, ठीक है। अब किन किन 3 जो है भागों में विभक्त था, तो तीनों भागों के नाम थे इस तरह से। पहले को किला कहा जाता था, पहले में किला रहता था, क्या रहता था, किला, ठीक है। उसके बाद मध्य नगर होते थे, उसके बाद तीसरा होता था निचला नगर। कौन सा नगर, निचला नगर। इस तरह से जो है 3 भागों में नगर निगम को बांटा गया था। सिर्फ धौलावीरा में ही ऐसा हुआ था, सभी स्थलों पे नहीं, सिर्फ धौलावीरा में ऐसा हुआ था। ये बात रही। धौलावीरा की बात कर ली जाए तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और बात कर ली जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कच्छ यानी कि आप समझते हैं गुजरात, कच्छ की खाड़ी जहाँ पे है गुजरात, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 8वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथी का पैमाना हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है, संदर्भ में मिला है, जैसे भी कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बनवाली में। तो देखिए 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो लोथल की बात कर ली जाए तो भोगवा नदी पे है, जो कि हम लोगों ने
पहले ही देख लिया। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी पर। और इसकी खोजकर्ता कौन है? भोगवा नदी, क्या ही लिखा रहे, भोगवा नदी पे। और इसकी खोजकर्ता कौन है और किस समय खोजेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, तो लोथल जो है युगल समाधान यहाँ पे मिला है कि एक ही साथ एक स्त्री और एक पुरुष को दफनाया गया, जिसे युगल समाधान कहा गया। ठीक है, और युगल समाधान ये बताता है कि यहाँ पे जो है सती प्रथा की व्यवस्था थी। इस तरह से आप इसको मान सकते हैं, जिस प्रकार से उल्लेखित किया गया है उस तरह से। तो युगल समाधान लोथल में मिला। और भी जानते हैं लोथल किस लिए विदेशी व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। सबसे बड़ा बंदरगाह था यहाँ पे। ठीक है, बंदरगाह जहाँ से जो है कि नदियों के किनारे बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं और वहाँ से व्यापार किया जाए। और व्यापार होता था कैसे दूसरे राज्यों से, ये कैसे पता चला कि वहाँ पे फारस की मोहरें मिली हैं। इस समय फारस जिसको कहा, उस समय फारस जिसको कहा जाता था, अब इस वक्त में फारस को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके बताएं। और फारस की मोहरें मिलने पर बंदरगाह, ठीक है, और यहाँ पे व्यापार, यहाँ से विदेशी व्यापार किए जाते थे। और एक आप रख लीजिएगा याद, तराजू भी यहाँ से मिले थे, यानी कि पैमाना नापने तोलने का भी यहीं से शुरुआत हुआ था। एक क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस जो है धातु से परिचित नहीं थे, ये आप बताएंगे। देखिए अगला है, सुमेलित कीजिए फिर से, किसने किसने ढूंढा, ये सारी चीज़ें हैं, खोज करता है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं। हड़प्पा है पहले, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से जो है बनाए गए हैं, और ये अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं और तो उससे काम नहीं चलेगा, यानी कि आप थोड़ा सा डीप जाके पढ़ें और रिवीजन करते रहें, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जिसमें कि पहली बात कर ली जाए हड़प्पा की, तो वो जो है हड़प्पा दयाराम साहनी, जो जिनके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली। ठीक है, अब जो है हस्तिनापुर बीबी लाल। और तक्षशिला की बात कर ली जाए तो तक्षशिला जो है वो जॉन मार्शल द्वारा, और कौशाम्बी यानी कि मजूमदार द्वारा। देखिए ये स्थल के नाम एक पर्टिकुलर स्थान से बात की गई है। ठीक है, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। हड़प्पा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या मिला है, कुछ बात कर लेते हैं। कुम्हार का चाक मिला है, ठीक है, अन्नागार मिला है, स्नानागार नहीं अन्नागार मिला है। ठीक है, यहाँ पे श्रमिक आवास यहाँ पे भी मिली। यहाँ देवी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की थी, किसकी थी, कांस्य की थी। तो देखिए कांस्य से परिचित थे, सोने से परिचित थे, और जो है तांबे से परिचित थे, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो यही जो है प्रश्न है, मैंने अभी अभी पूछा था जो वो। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें कर ली, और ये रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है, दयाराम साहनी ने ढूंढा था। और यहीं से जो है यहीं पे कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम रखा गया था RS-37। और ये नाम क्यों रखा गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था, ये जो कब्रिस्तान था इसको सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कहा जाता है। सबसे बड़ा जो था वो लोथल में था, लोथल को कहा गया है। आगे देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे आसान प्रश्न है ये। दूसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो जो ऋग्वेद के लेखक हैं उन्हें होत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्रु, यानी कि जो जिन्होंने ऋग्वेद लिखा उसको होत्रु कहा गया। और प्रत्येक वेद के अपने अपने ग्रंथ हैं, अपने यानी कि ग्रंथ यानी कि उनके हर एक जो है वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अपने उपवेद हैं। तो ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो ऋग्वेद के जो लेखक हैं वो तो ये हो गए, होत्रु हो गए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर ली जाए तो ग्रंथ जो है वो ऐतरेव हो गया, ऐतरेव। ठीक है, तैतरेव और ऐतरेव में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ऐतरेव जो है वो ऋग्वेद का है। और कौत्सकी भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसी का। ठीक है, कौत्सकी, इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। उपवेद क्या है इसका, आयुर्वेद है। उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, और धनुर्वेद किसका है, ऋग्वेद के बाद जो है कि वेद आता है वो यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद
का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। क्या है इसका उपवेद? धनुर्वेद है। ठीक है, आप लिखते चलिएगा, धनुर्वेद है। तो ये सारी बातें रही। और ऋग्वेद में किन किन चीज़ों का एक उल्लेख किया गया है? एक तो गायत्री मंत्र का, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा? प्रजापति के द्वारा लिखा गया। ठीक है, गायत्री मंत्र। और दशराज युद्ध, दशराज युद्ध के बारे में बात होती है। 10 राजाओं को एक साथ हराया गया। शूद्रों की चर्चा यहाँ पे मिलती है, शूद्र की। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था यहीं से शुरू होती है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है इसमें। और जो देवता हैं इसमें सोमदेव की चर्चा की गई है, सोमदेव की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए कि किन किन वेद में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो ऋग्वेद में आप जानते हैं, ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो इसमें ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन से स्रोत मिले ये, और प्रार्थनाएं इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में। यजुर्वेद है, यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो इसमें स्रोत एवं कर्मकांड बताए गए हैं, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद की बात कर ली जाए तो इसमें संगीत के बारे में बात कही गई है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, टोना, जादू, टोटका इसके बारे में। और अथर्ववेद को ही वेद नहीं कहा जाता। ठीक है, अथर्ववेद को वेद नहीं कहा जाता। ये बात क्यों नहीं कहा जाता, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद है कि क्या है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का या युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। अभी अभी हम लोगों ने देखा, स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोपनिषद, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कंठोपनिषद में जो है ये बात होती है, नचिकेता के संवाद के बारे में बात किया गया है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली और हिंदी। तो 15 का जो सही आंसर है वो संस्कृत में लिखा गया है श्रीमद् भागवत गीता का मौलिक रूप। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ठीक है, कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो बहुत ही आसान प्रश्न है 16वें का, वासुकी। ठीक है, वासुकी जो सर्प था उसने अपने आप को किसकी रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि समुद्र का मंथन संभव हो सके। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो जो 17 का जो सही आंसर है वो पहला है, ऋग्वेद। ठीक है, और बात कर ली जाए कुछ वेदों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे मिले हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर में देख ही रहे हैं। तो इनके जो ज्ञानी थे वो अलग अलग थे, जो ज्ञानी थे उनके अलग अलग थे। ऋग्वेद के जो ज्ञानी थे उनको प्रजापति कहा गया, मतलब वो प्रजापति थे, कहा नहीं गया, प्रजापति थे। यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो यजुर्वेद जो के ज्ञानी जो थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र थे। सामवेद के जो ज्ञानी थे वे नारद थे। कौन थे? नारद थे। ठीक है, वो इस अलग अलग नाम है, वो नारद जो भगवान वो नहीं, नाम है व्यक्तियों का। और जो लास्ट में अथर्ववेद आता है इसका इस वेद का जो ज्ञानी थे वे थे विश्वामित्र। किसके थे? विश्वामित्र। ठीक है, यही विश्वामित्र हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि जो लास्ट बौद्ध संगीति हुई थी उसमें दो अध्यक्ष थे जिन्होंने जो है कि उसकी बैठक शुरू की थी, वो सारी बातें थी। तो ज्ञानियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और लेखक के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के जो लेखक हैं वो होत्रु हैं, और यजुर्वेद के जो लेखक हैं वो अधर्यु हैं। क्या है? अधर्यु हैं। और सामवेद के जो लेखक हैं उद्गाथा हैं। क्या नाम है उनका? उद्गाथा है। और अथर्ववेद के जो लेखक हैं वो ब्रह्मा हैं। ठीक है, ब्रह्मा हैं। तो
तो ये बात रही। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। और सामवेद का जो क्या है, किसकी बात कर रहे थे, ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका जो है वो पंचविश है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए, बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए तो नहीं, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ऋग्वेद में जो है कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब कि जो जितना कर्म, जो जैसा कर्म करता था, कार्य करता था, उसकी जाति उसी हिसाब से बांटी जाती थी, ठीक है। जो लोग व्यवसाय करते थे, जो लोग जिनके पास ज़्यादा पढ़ने लिखने पढ़ाने की योग्यता थी, उन्हें उपाध्यक्ष कहा जाता था। और उपाध्यक्ष कहा जाता था तो उन्हें पंडित कहा जाता था। वो कोई भी, यदि अगर वो शूद्र जाति में पैदा हुआ है व्यक्ति या और किसी जाति में, या समझ लीजिए कि क्षत्रिय जाति में, राजपूत में हुआ है तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। एक ही वंश में कई जातियाँ थीं, यानी कि क्षत्रिय जो व्यक्ति, राजपूत है जो व्यक्ति, या आप इस तरह से कह लें कि जो एक ही, जैसे यानी कि राजपूत है, ठीक है, राजपूत है और इसके अब 3 बच्चे हैं, क्या है, 3 बच्चे, बच्चियाँ जो भी हैं, ठीक है। तो एक जो है पढ़ने लिखने में ठीक है और इसमें इतनी क्षमता है कि वो लोगों को अपने ज्ञान को बांट सकता है, तो उसे पंडित कहा गया। क्या कहा गया, पंडित। दूसरा जो है वो युद्ध के क्षेत्र में अच्छा है, तलवारबाजी अच्छा कर लेता है, देश प्रेम है ना दूसरे वाले बच्चे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षत्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक ही पिता के कई जाति के बच्चे हो जाते थे। तो ऋग्वेद में कर्म के हिसाब से जाति को बांटा गया था। और ऋग्वेद में जो है सभा में बैठने की अनुमति लड़कियों को भी थी, यानी कि बालक बालिकाएं सभी लोग, स्त्री पुरुष सभी लोग सभा में बैठ सकते थे। ये चीज़ ख़त्म हो गई कब, जब ये सामवेद या अथर्ववेद में आते आते ये चीज़ें कम हो गई, यानी कि इसको बदल दिया गया। जैसे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अगर आप देखे होंगे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो है ना, लड़कियों को सभा से वंचित कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं। थोड़ी सी जो है कि आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए सॉरी हूँ मैं। अगला है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, आचार्य, अधर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। तो देखिए 19 का जो सही आंसर है, और इसको मैंने बता भी दिया, उपाध्याय उसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपाध्याय। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे, तो ये भी बातें कर दी गई हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो तीसरा आंसर है अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। और एक बात यजुर्वेद की बात कर ली जाए, यजुर्वेद का जो गोपथ यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तैतरैव है, शतपथ और तैतरैव है। ये सारी बातें हुई, और ये थे 20 प्रश्न। बताने के लिए बहुत कुछ है, अगर बातें की जाए तो बहुत बड़ी होंगी। 20 प्रश्न में कितना ही बताया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। और वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा।